नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज परिचर्चा करने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में हमने लिया है सामान्य अध्ययन, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जानेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। NCERT का क्या है? कलेक्शन है। NCERT का कलेक्शन है। आगामी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, यहाँ से उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। आपने अगर NCERT का अच्छे से अध्ययन किया है तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और परीक्षाओं में आपको क्या परेशानी नहीं होती है। जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, बहुत सारे प्रश्न यही NCERT से बनते हैं और इसी के आंसर सर्वमान्य होते हैं। तो आइए जुड़ जाइए, परिचर्चा करेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं। वहीं आपके लिए लड्डू, रामबाण या कहीं न कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जान लेते हैं। पहला है ब्रह्मांड। देखो ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिया है खगोलीय पिंड। किन्हें कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, क्या है खगोलीय पिंड? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आप रात को बाहर आके खुले आसमान को देखना, वहां जो भी आपको चमकती हुई चीज दिखाई देंगी वही क्या है? खगोलीय पिंड है। समझ गए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है तारा। तो किसे कहते हैं? तारा, स्टार बोलते हैं। किसे बोलते हैं? देखो जान लेते हैं। बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो बड़े होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं, ठीक है, एवं गर्म होते हैं, एवं ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसका वे अत्यधिक उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जो तारा है ये क्या होते हैं? आकार में बड़े खगोलीय पिंड हैं, गर्म होते हैं, बेहद गैसों के बने होते हैं। इनके पास स्वयं की क्या होती है? ऊष्मा एवं प्रकाश होती है जिसका ये क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो बेहद गर्म है। सूर्य से आप लगा लेना कि तारा किसे कहते हैं। तारा से आप याद रखना, सूर्य एक तारा है। तारा कैसा है? सूर्य बड़ा है। एक पॉइंट है कि बहुत बड़ा है। दूसरा पॉइंट क्या है? गर्म है। तीसरा पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा क्या है इसके पास? ऊष्मा एवं प्रकाश है। चौथा पॉइंट क्या है? ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, तो तारा किसे कहते हैं? आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, इनके स्वयं के पास प्रकाश और ऊष्मा होती है जिसका ये उत्सर्जन करते हैं। क्या चंद्रमा एक तारा है? आप बताओ मुझे कमेंट में, चंद्रमा एक तारा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम तारामंडल। इसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? देखो, विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल व तारामंडल कहलाती है। ठीक है, विभिन्न तारों या ठीक है तारों के द्वारा बनाई गई आकृति। आप रात में देखते हो तारे कभी इस प्रश्नवाचक की तरह दिखते हैं, ठीक है, कभी एक कतार में दिखते हैं ऐसे, कभी ऐसे गोल दिख जाते हैं। तो विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहलाती है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, जो कि सप्तऋषि का क्या है? एक भाग है। ये भी क्या है? एक तारामंडल या नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आता है। पूछा गया है SSC में कि जो सप्तऋषि है किसका भाग है? तो सप्तऋषि किसका? अर्सा मेजर या बिग बियर का ही एक भाग है। SSC में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी पे पॉइंट नेक्स्ट है, तारों की सहायता से हम रात्रि को दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तारों की सहायता से हम क्या करते हैं? रात्रि को दिशा का निर्धारण करते हैं। कैसे? देखो उदाहरण से आप समझ जाओगे। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की सीध में होने के कारण हम हमेशा कहां? उत्तर दिशा में दिखाई देता है, जिससे हम रात्रि का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, रात्रि में इस दिशा का निर्धारण कर लेते हैं कि ये ध्रुव तारा है, यही उत्तर दिशा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में, जो सबसे बड़ा तारा है, बहुत बेहद गर्म है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में है। कह सकते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह विशाल एवं बेहद गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है?
विशाल एवं बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। पहले भी बता दिया तारा किसे कहते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, विशाल एवं बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, जो सूर्य का खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ये देखो पॉइंट नेक्स्ट है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का अंतिम स्रोत है। ठीक है, देखो कौन सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का अंतिम स्रोत है, तो सूर्य क्या है, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का अंतिम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है पृथ्वी से सूर्य? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। जो सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन होता है ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इंपोर्टेंट है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलके हीलियम के अणु बनाते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन H2O के अणु क्या बनाते हैं? हीलियम के Hi के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होता है। वही प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापन की इकाई है। सूर्य की किरणें का जो पृथ्वी में आने तक लगा समय है वो कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड दिया होता है। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी में आने में इन्हें कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, और कहीं आपको दे देता है 8 मिनट 16 सेकंड। जो ऑप्शन में होगा आपको वो लगाना है। ये एनसीईआरटी का कलेक्शन है। 8 मिनट 20 सेकंड आपके लिए यही इंपोर्टेंट होता है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखो सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत जो सोलर सिस्टम है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सूर्य आते हैं, 8 ग्रह आते हैं एवं इनके उपग्रह आते हैं, एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूर्य इसके केंद्र में होता है। सौरमंडल के केंद्र में कौन होता है? सूर्य होता है। यूं बोल सकते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, तथा आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तथा आकाशीय पिंड इस सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब तो मैंने पूछा कि क्या सूर्य एवं 8 ग्रह, ठीक है, तो ग्रहों के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेनेट कहते हैं इन्हें। ठीक है, आइए जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था? तारे क्या होते हैं? जिनके पास स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है, बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। ठीक है, और इनके पास स्वयं की ऊर्जा एवं प्रकाश होती है। लेकिन ग्रह इसके अपोजिट, ठीक है, इनके पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये तारों से हेल्प लेते हैं कि हमें ऊर्जा दे दो, तारे इन्हें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह। ठीक है, जो प्लेनेट है ग्रीक भाषा के प्लेन्टाई से बना है। किससे बना है प्लेनेट? ग्रीक भाषा के प्लेन्टाई से बना है, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक। जिसका अर्थ क्या होता है? प्लेन्टाई का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक का भी अर्थ क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाने वाला। ठीक है, परिभ्रमक मतलब चारों ओर चक्कर लगाने वाला। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम किस प्रकार है? सूर्य है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह या अद्भुत ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति हो गया। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, अरुण, वरुण। इतना इसे याद रखना। ठीक है, सूर्य से बढ़ती क्रम के अनुसार इनकी क्या है? दूरी क्या है? देखो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या करते हैं? एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार, देखो ऐसे बने होते हैं, तो सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, पहले ही बता दिया है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, शुक्र का आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यधिक चमकीला होने के कारण से भोर का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा भी इसे ही कहा जाता है। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता। प्लूटो के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसे ग्रहों से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया? तो जान लो। देखो, अगस्त 2006 तक तो ये प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU के नियमानुसार अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? यह अपनी कक्षा से भागकर नेपच्यून की कक्षा में चले जाता था और नेपच्यून की कक्षा को काटता था। इसे अपनी कक्षा पसंद नहीं आती थी प्लूटो को। ठीक है, इसे दूसरे की कक्षा पसंद आती थी। इसे 6 की कक्षा पसंद नहीं आती थी, 7वीं कक्षा में भाग जाता था। ये स्टूडेंट था जो प्लूटो था, स्टूडेंट था 6 का, लेकिन भागता कहाँ था? 7 की क्लास में नेपच्यून के साथ भाग जाता था। इसका दोस्त कौन था? नेपच्यून था। तो नेपच्यून के साथ भाग जाता था और उसकी कक्षा क्या करता था? डिस्टर्ब करता था। तो इसे क्या कर दिया? ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। खैर, आपको समझाने के लिए बताया मैंने ये ट्रिक। देखो, प्लूटो को क्या 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और कहां रख दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन प्लूटो अकेला बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। इसके साथ क्या है? CERES 2003 हो गया। UB313 भी क्या आती है? बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा एवं अन्य ग्रह क्या होते हैं? चमकते हैं। आर्यभट्ट क्या थे? एक प्राचीन बहुत ही प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। इन्होंने पहले ही क्या कर दिया? घोषणा कर दी कि जो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा एवं अन्य ग्रह चमकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। ठीक है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, इनके चारों ओर छल्ले हैं और ये बेल्ट अनेक छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में, जहां मनुष्य रहता है। मनुष्य को जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां ग्रह है। याद रखना, अगर सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम पूछे तो तीसरा है, अगर आकार में पूछे तो सौरमंडल का 5वां ग्रह कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर ध्रुवों पर चपटी है। क्या बोलती है एनसीईआरटी? कि पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर ध्रुवों पर चपटी है। आप बचपन से बोलते आ रहे हो कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है? पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर ध्रुवों पर चपटी है। इसका स्वयं का आकार है। पृथ्वी का क्या है? स्वयं का आकार है। इसे भूआब कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भूआब कहा जाता है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की क्या है? अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। वहीं पानी की अधिकता के कारण भी इसे क्या बोला जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। यहां पूरे 71% पे क्या है? जल उपलब्ध है, बाकी 29 पे क्या है? थल उपलब्ध है। ठीक है, 71% में जल है, 29 में क्या है? स्थल है। जल की अधिकता के कारण क्या बोला जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी का जो उपग्रह है मून, चंद्रमा, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। यह बता दो मुझे, चंद्रमा की सतह पर पांव रखने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले कहां पहुंचा था? चंद्रमा में पहुंचा था। कब? 21 जुलाई। कब पहुंचा था बताओ? 21 जुलाई
1969। कब? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। तो हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण लगभग 27 दिन में पूर्ण करता है। ठीक है, जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, ये एक चक्कर पूर्ण कब करता है? पृथ्वी का 27 दिन में पूर्ण करता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर इसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जिसे पूर्णिमा को देखा जा सकता है। देखो, पहले बता दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब चर्चा कर लेते हैं उपग्रहों के बारे में। सैटेलाइट क्या है? ग्रह तो बता दिए मैंने। ठीक है, ग्रह क्या बताएं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। प्लेनेट कहां से? ग्रीक भाषा के प्लेंटाई से निकला है। प्लेंटाई का क्या अर्थ होता है? परिभ्रमक होता है। परिभ्रमक का क्या अर्थ होता है? चारों ओर चक्कर लगाने वाला। अब चर्चा कर लेते हैं उपग्रहों के बारे में। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो ग्रह थे उनके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? पिंड, ये उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है वो कौन है? शनि। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है, और सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है। देखो, अब बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह पृथ्वी में संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो, उपग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम, जिसे मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित क्या? वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी में संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ठीक है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह? देखिए, तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड आपको दिखाई देते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित हैं। जो क्षुद्र ग्रह है ये सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति, ये दोनों की कक्षाओं के बीच क्या है? स्थित है। एवं ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं उल्कापिंड किसे कहते हैं। तो देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, उल्कापिंड क्या है? ऐसे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं। ठीक है, छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं जो क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं, किंतु पृथ्वी से टकराकर जैवमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं एवं पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं। आप जब बोलते हो कि तारा टूट रहा है, ठीक है, ये तारे नहीं होते, क्या होते हैं? ये होते हैं उल्कापिंड जो कभी कभी अपने पथ से भटक जाते हैं और वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं। कुछ तो वायुमंडल में ही घर्षण से नष्ट हो जाते हैं, कुछ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं जो भारी नुकसान एवं पृथ्वी की सतह पर गड्ढों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका ब्रह्मांड। देखो, क्या किसे बोलते हैं ब्रह्मांड? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे रूप में क्या? दूसरा रूप देखो, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? अब चर्चा कर लेते हैं। देखो, खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की सतह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों के समूह आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, आप बाहर आइए और अपने सर के ऊपर देखिए, खुली पट्टी है जो, ठीक है, खुले आसमान की खुली पट्टी एक स्थान से दूसरी स्थान तक आपको दिखाई दे रही है, वही क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है,
इनमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। ठीक है, जो सौरमंडल है मिल्की वे आकाशगंगा का ही क्या है, भाग है। ठीक है, आकाशगंगा मिल्की वे। ठीक है, ये सभी आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है। ये जो क्या है, आकाशगंगाएं हैं, लगातार एक दूसरे से दूर हो रही हैं और हमारे जो असीमित ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, तेजी से विस्तार हो रहा है। अब कुछ प्रश्न लगा लेते हैं, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता था? मैंने पहले ही बताया था कि जिनके पास अपना स्वयं का ऊष्मा में प्रकाश होता है तारा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश ऊष्मा होता है, गैसों के बने होते हैं, बेहद गर्म होते हैं। ठीक है, तारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा आपके लिए इस प्रकार है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य है, उसके बाद क्या है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी का बहन या भोर का तारा, फिर पृथ्वी है जिसे अद्भुत ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके बाद है बृहस्पति, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद कौन है, शनि है, शनि है। ठीक है, शनि के पास सबसे अधिक क्या है, उपग्रह है। शनि के बाद क्या है, अरुण है, अरुण के बाद क्या है, वरुण है। ठीक है, तो ये क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके लिए, कमेंट में आप बताओगे मुझे, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो कमेंट में बताना मुझे कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर आपको बताना होगा।